वेलकम ऑल ऑफ यू। एक सीरीज हमारी चल रही थी रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, यानी हम लगातार कई सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन कब कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, कई चीज़ें हमने देखी है। और उसी सीरीज में आज हमारा ये एक लास्ट टॉपिक रह जाता है जो कि आप देख रहे हैं, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये टॉपिक स्टार्ट मैं आपको करवाऊं उसके पहले एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, इसके पहले वो ज़रा हम देख लेते हैं। और वो क्या है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग कैंसिलेशन। हमारे प्रीवियस टॉपिक के अंदर ही ये एक छोटा सा पार्ट बाकी था, तो पहले हम एक काम करते हैं, उसको देख लेते हैं और फिर हम आज का ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें भी कुछ छोटी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट काम की बातें बताई हुई है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि वो लोग जिनको यूआईएन मिला हुआ है, यानी यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिला हुआ है, वो कभी भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, यूआईएन जिनको मिला है वो कैंसिलेशन के लिए खुद अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना है ये हमें। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की जो पूरी बातें हैं वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको जीएसटीआईएन मिला हुआ है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है। सेकेंड पॉइंट आता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज। मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया तो उससे आपके जो पहले की लाइबिलिटीज थी, जो कि पहले अराइज हुई थी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सिंपल बात है, जिस दिन कैंसिलेशन हुआ था उसके पहले की अगर हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटीज आई हुई है तो वो अब भी चलती रहेगी। इवन आफ्टर कैंसिलेशन भी हमारे ऊपर वो लाइबिलिटीज बनी रहेगी, हम पे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर आपका कैंसिलेशन हो गया है सीजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट में, तो मान लिया जाएगा कि सॉरी एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट में अगर कैंसिलेशन हो गया है तो मान लिया जाएगा कि वो यहाँ भी कैंसिलेशन हो चुका है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जीएसटी में तो यही सिस्टम है कि अगर एक जगह कोई चीज़ हो गई तो माना जाएगा कि सभी एक्ट के अंदर भी वो चीज़ हो गई होगी। नेक्स्ट आता है, टैक्स पेयर वुड नॉट बी अलाउड बाय द कॉमन पोर्टल टू फाइल रिटर्न फॉर द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन मेंशन्ड इन द कैंसिलेशन ऑर्डर। नेचुरल सी बात है कि कैंसिलेशन होने के बाद में मैं रिटर्न कैसे फाइल करूंगा। भाई जैसे सपोज करिए कोई पर्टिकुलर डेट से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो इसके बाद के पीरियड की मैं रिटर्न कैसे भर सकता हूँ, मैं भर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अर्लियर पीरियड्स की अगर मेरी कोई रिटर्न बाकी रह गई थी, यानी कैंसिलेशन के पहले वाले जो टैक्स पीरियड्स थे, अगर उनकी कोई रिटर्न मेरी बाकी रह गई थी, वो ज़रूर मैं अभी फाइल कर सकता हूँ। लेकिन कैंसिलेशन के बाद वाले किसी पीरियड की मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब हम फाइनली चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, विच इज रिलेटेड टू रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आइए देखते क्या लिखा है इसमें। इसमें ये बताया गया है हमें कि, पढ़ते हैं, वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैंसिल्ड सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ध्यान से आप देखिए, हमें बताया गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी मर्जी से सुओ मोटो यानी खुद की इच्छा से हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। अब आपको याद आना चाहिए कि कौन कौन से केस है जिसमें प्रॉपर ऑफिसर खुद की इच्छा से कैंसिल कर सकता है। बहुत सारे ऐसे केस थे, 29(1) में भी थे, 29(2) में भी थे। लेकिन अगर मेन बात आती है यहाँ पे, प्रॉपर ऑफिसर ने खुद की इच्छा से कैंसिल कर दिया है। आपको याद है ना, हमने एक बात ये भी पढ़ी हुई है कि प्रॉपर ऑफिसर अगर खुद की इच्छा से कैंसिलेशन करता है तो ऐसे में उसको कैंसिलेशन के पहले एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा टैक्सेबल पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को, और साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा। ये बातें हमने पढ़ी हुई है। लेकिन मैं मान लेता हूँ ये सब होने के बाद में फाइनली कैंसिलेशन हो गया, तो कैंसिलेशन होने के बाद ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, उसके पास एक मौका है कि वो एप्लीकेशन दे सकता है फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। वो जाके रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि भाई देखो, मेरे रजिस्ट्रेशन को आपने कैंसिल तो कर दिया, लेकिन प्लीज आप अपना ये कैंसिलेशन का ऑर्डर वापस ले लो, यानी कि मेरे कैंसिलेशन को भी कैंसिल कर दो, यानी कैंसिलेशन वाली बात को फिनिश कर दो, यानी कि मेरे बिजनेस का वापस से रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहने दो। इस बात के लिए वो अप्लाई कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर को।
इस तरह की एप्लीकेशन अगर वो देना भी चाहता है तो उसके पास केवल 30 दिन का टाइम है। कब से 30 दिन? जब उसको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला था। ठीक है, जब उसको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला था, यानी जब वहां से कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दिया गया था। ऑनलाइन ही तो मिलेगा ना ऑर्डर, तो जैसे ये ऑर्डर मिल गया था उसके विद इन 30 डेज वो अगर चाहे तो अप्लाई कर सकता है रिवोकेशन के लिए। अच्छा, हर काम होता तो पोर्टल पे ही है, आपको कोई अलग से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड में, ये जो 30 दिन का पीरियड है ना उसकी बात हो रही है, 30 डेज के जो पीरियड है उसकी बात हो रही है कि 30 दिन का ये जो पीरियड है, दैट मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, यानी अगर उचित कारण दिखा दिया जाता है तो ये जो 30 दिन का पीरियड है इट मे बी एक्सटेंडेड, ये बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सही कारण बताया लेट होने का, और रीजंस भी उसने बता दिए हैं और रीजंस लिखित में दिए हैं। तो अगर उसने प्रॉपर रीजंस बता दिए हैं तो ऐसे में 30 दिन का पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। उसको रीजन ये बताने होंगे कि क्यों वो लेट हो गया है, क्यों उसने डिले कर दिया है, तो ऐसे में एक्सटेंशन हो सकता है उसके इस पीरियड का। कौन करेगा ये एक्सटेंशन? ध्यान से आप देखिए, एक्सटेंशन कौन करेगा? बाय द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर। मैं आपको अब यहां पर थोड़ी सी हायरार्की बता देता हूं यहां पर कि ये कमिश्नर वगैरह का क्या चक्कर है। देखिए, जो जीएसटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि जीएसटी में जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाला जाता है, उसमें आप ये समझिए कि सबसे ऊपर सबसे जो बड़ी पोजीशन होती है वो किसकी होती है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। भैया आप जानते हैं ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पोजीशंस होती है, हायरार्की जिसको हम कहते हैं। हायरार्की होती है कि भाई जैसे लोअर लेवल वाले मैनेजर्स आएंगे, फिर उससे ऊपर वाले आएंगे, फिर मैनेजिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले आएंगे। तो मैं उस तरह की आपको यहाँ पे हायरार्की बता रहा हूँ। सबसे ऊपर ही ऊपर सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है उस पर होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। इसको केवल चीफ कमिश्नर भी कह दिया जाता है या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी कह दिया जाता है। इनके नीचे इनका नेक्स्ट लेवल जो आता है उस पर कौन होता है? प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जिसको आप ओनली चीफ कमिश्नर भी कह सकते हैं। मैंने शॉर्ट में सीसी लिख दिया, यानी चीफ कमिश्नर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल कमिश्नर, जिसको ओनली कमिश्नर भी कहा जा सकता है, बात एक ही है। ठीक है, ओनली कमिश्नर भी कहा जा सकता है। अब ये कमिश्नर जो है ना उसके नीचे कौन आते हैं? उसके नीचे आते हैं एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर, इसके नीचे नेक्स्ट जो रैंक आती है, अगली रैंक, वो आती है जॉइंट कमिश्नर की। इसके बाद फिर नेक्स्ट और आगे हम चले तो डेप्यूटी कमिश्नर, और फिर आता है असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, ये हायरार्की होती है। इसके नीचे आप पूछेंगे तो उसके नीचे तो फिर और नीचे लेवल के ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन आप मानिए कि ये टॉप लेवल वाले सारे की सारी रैंक्स आ जाती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको सीक्वेंस बता दी। अब इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो जरा अब यहां से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये कहते हैं एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, यानी कि बात हो रही है इन दोनों की, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर। ये दोनों में से कोई भी अगर चाहे तो इस 30 दिन के पीरियड को और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है और अगले 30 दिनों के लिए, यानी 30 + 30। ये मैक्सिमम बताया गया है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कम भले ही हो सकता है। मान लीजिए इन्होंने एक्सटेंशन केवल 25 दिन का ही किया, 20 दिन का ही किया, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन का एक्सटेंशन दे सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि 30 + 30 टोटल 60 तक तो हो सकता है, इससे भी ज्यादा का एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? उसके लिए नीचे लिखा है कि ये काम अगर करवाना है तो ये काम केवल कमिश्नर करेगा। कमिश्नर का मतलब आप समझ गए, इसके ऊपर जिसको मैंने प्रिंसिपल कमिश्नर बोला था और उसको मैंने बोला कमिश्नर भी कह सकते हैं, उसके पास में ये पावर है कि वो फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। फर्दर का मतलब हुआ कि 30 + 30 के भी बाद में
और 30 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। टोटल 90 हो गए ना, टोटल 90 डेज हो गए। समझ गए आप? अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई कितने दिन तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की, और फिर उस 30 डेज के बेसिक पीरियड के बाद में फर्दर एक्सटेंशन कौन कौन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं आगे कि इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ही मे रिवोक विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। अब हुआ क्या था कि जो रजिस्टर्ड पर्सन था जिसका कैंसिलेशन का ऑर्डर आ चुका है, उसने 30 दिन या फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर, मान लीजिए उसने एप्लीकेशन दे दी, उसमें उसने रीजंस बताए होंगे, भाई इसलिए रिवोक कर दो, रिक्वेस्ट किया होगा। अब अगर उसके दिए हुए रीजंस, उसके दिए हुए ग्राउंड्स प्रॉपर ऑफिसर को सही लग गए, प्रॉपर ऑफिसर को उचित लगे, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ये काम कर देगा। वो बोलेगा ठीक है चलो तुम्हारी बात मानी, मैंने रिवोक किया कैंसिलेशन को, यानी अब तुम्हारा कैंसिलेशन वापस ले लेता हूं मैं, खत्म हो गया वो। अच्छा बताइए, अगर यही प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो इस रजिस्टर्ड पर्सन की बात को इग्नोर भी कर सकता है। वो कह सकता है भाई कोई रिवोकेशन नहीं होगा, बोल दिया सो बोल दिया, अब कैंसिलेशन होके ही रहेगा, ऐसा भी तो कह सकता है। लेकिन कहते हैं कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का सोचा ना, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उसे शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एप्लीकेंट को, और 7 दिन का उसे समय मिलेगा रिप्लाई का। समझ गए? मतलब आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पे जीएसटी के लॉ में हमने देखा जगह जगह पर कि जब भी कभी ऐसा हो कि सामने से कोई पर्सन बेचारा हाथ जोड़ के आया है, लेकिन अगर हम उसकी बात को इग्नोर करना चाहते हैं, हम उसकी बात को बिल्कुल काटना चाहते हैं, तो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। उसके पहले हमें का मतलब है कि प्रॉपर ऑफिसर को उसको एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा सुनवाई का, वो अपनी बात रख सके। उसके बाद जाके उसकी बात सुनने के बाद में फिर प्रॉपर ऑफिसर को जो मर्जी है वो स्टेप ले। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हु कैन नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन, ये लिस्ट भी हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन लोग रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी किन किन के साथ में ये है कि अगर कैंसिलेशन हो गया तो हो गया बस। तो उसमें एक तो है यूआईएन होल्डर्स। हमने देखा था कि यूआईएन होल्डर्स जो है ना, वो तो कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो कैंसिलेशन की बात ही नहीं आती, तो कैंसिलेशन का रिवोकेशन तो कहां से आएगा। लिखा जीएसटी प्रैक्टिशनर्स भी रिवोकेशन नहीं करवा सकते हैं कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन का। किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, और मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया कोई भी रीजन से, कोई गड़बड़ मिली उसकी तरफ से या कोई भी रीजन है, उसका जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, तो क्या अब वो उसके लिए रिवोकेशन के लिए बोल सकता है? नहीं बोल सकता। सेकंड पॉइंट कहता है इन केस द रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर और इज लीगल एयर। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि कुछ केसेस में टैक्स पेयर खुद अपनी तरफ से जाके कैंसिलेशन के लिए बोलने गया था। अब आप मुझे बताइए कि जब मैं खुद जाके कैंसिलेशन के लिए कह के आ रहा हूं, तो मैं अपने ही कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट को रिवोक करने के लिए कहां से बोलूंगा? गवर्नमेंट मुझे बोलेगी यार तुमने खुद ने बोल के कैंसिलेशन करवाया है और अब तुम आ रहे हो रिवोकेशन के लिए, तो ऐसे पर्सन को भी मना कर दिया जाएगा कि तुम्हारे कहने पे ही तो हमने कैंसिलेशन किया था, अब रिवोकेशन की बात कहां से आई। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपका कैंसिलेशन का रिवोकेशन हो गया है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट में, तो मान लिया जाएगा कि वो यहां भी हो गया। ये तो है ही ना, आपस में लिंक तो है ये सारे, नॉर्मल बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिखा है वेयर द रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड ड्यू टू फेलियर टू फाइल रिटर्न। ध्यान से आप देखिए यहां पर अगेन बात हो रही है उस केस की जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है इस वजह से कि हमने प्रॉपरली रिटर्न्स को फाइल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप लगातार 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो ऐसे में कैंसिलेशन हो सकता है आपके रजिस्ट्रेशन का। मान लेते हैं ऐसा ही कोई केस हुआ और इस वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, और अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे इस कैंसिलेशन को रिवोक करवा दिया जाए। मैं जाना चाहता हूँ प्रॉपर ऑफिसर के पास और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज जरा मेरे इस कैंसिलेशन को आप वापस ले लो।
लेकिन ऐसे केस में अब ये कहता क्या है, ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को, फिर हम इसमें से पढ़ेंगे। पता है ये क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑफिसर इस बार कहता है कि यार तुम आ तो गए हो रिवोकेशन करवाने के लिए, लेकिन जिस कारण से हमने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, क्या तुमने उस कारण को सही कर दिया? यानी कि हमने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इस बार कैंसिल किया था कि तुमने रिटर्न्स फाइल ही नहीं की है। क्या तुम अभी आने के पहले, रिक्वेस्ट करने के पहले, क्या अपनी सारी पहले की रिटर्न्स भर के आए हो? तो कहने का मतलब है प्रॉपर ऑफिसर इस बार ये चाहता है कि आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने जाओ उसके पहले, बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन, आप अपनी सारी गलतियों को सुधार के आओ। यानी कि सारी रिटर्न्स जो कैंसिलेशन के पहले आपने छोड़ रखी थी, पेंडिंग पड़ी थी, आपकी डेट ऑफ कैंसिलेशन के पहले वाली जितनी भी रिटर्न्स पेंडिंग पड़ी थी, वो सब फाइल करके आओ, तभी आप रिवोकेशन की बात कहना, नहीं तो कोई रिवोकेशन नहीं होने वाला। ठीक है, और साथ में आप उन पहले वाले पीरियड्स का पेमेंट भी करके आओ, मतलब आप अपनी तरफ से सारा काम कंप्लीट करके आओ, फिर ही जाके आप कहना रिवोकेशन के लिए। समझ गए आप ये बात? बिल्कुल वाजिब बात भी है। अच्छा, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं मान लेता हूं कि इस डेट पे, लेट अस से 5 जुलाई को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था, इस वजह से क्योंकि मैंने इससे पहले के कुछ महीनों की रिटर्न्स नहीं भरी थी। तो मेरे को क्या कहा गया कि तुम रिवोकेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो याद रखना पहले वाली सारी रिटर्न्स फाइल करके आओ, रिटर्न्स भी फाइल करके आओ और सारे पेमेंट्स भी करके आओ। अगर ये सब कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फिर हम तुम्हारे रिवोकेशन की एप्लीकेशन को देख लेंगे। मान लेता हूं मैंने ये सब कर लिया, मैंने ये सब कर लिया। अच्छा, और पता चलता है कि मेरे रिवोकेशन का ऑर्डर पास भी हो गया, पास हो गया। लेटेस्ट से कि रिवोकेशन का ऑर्डर पास होता है 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को जैसे ऑर्डर आया हम बड़े खुश हो गए कि चलो यार फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन वापस से तो आया, कैंसिलेशन कम से कम रिवोक तो हुआ। लेकिन अब ये पता है नई रिक्वेस्ट हमको कहते हैं, मतलब हमें एक नई रिक्वायरमेंट बताते हैं। अब इस बार प्रॉपर ऑफिसर ये बोलेगा मुझे कि ध्यान रखना अब तुम्हारा रिवोकेशन तो हो गया, लेकिन रिवोकेशन और कैंसिलेशन के बीच का ये जो पीरियड है, यानी 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का ये जो पीरियड है, इस पीरियड की भी अब तुम्हें रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि इस बीच के पीरियड की रिटर्न भी तुम्हें फाइल करनी होगी, और उसके लिए हम तुमको देंगे अगले 30 दिन। यानी आप देख लीजिए, रिवोकेशन होने से अगले 30 दिन का पीरियड मुझे मिलेगा, जिस पीरियड के अंदर अंदर मुझे कैंसिलेशन से रिवोकेशन के बीच की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये पीरियड कितना बड़ा भी हो सकता है, तो इस पूरे पीरियड की हमें रिटर्न फाइल करनी होगी विद इन 30 डेज। तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने हमें सभी रिटर्न्स भरने के लिए क्या ही दिया फाइनली, जो कैंसिलेशन के पहले की है वो भी सारी भर के आओ, और कैंसिलेशन से रिवोकेशन के बीच की भी भर के आओ, सारा काम आप ठीक करके आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट केस ये बताता है कि हाउएवर कभी कभी ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल कर दिया गया था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो कहने का मतलब इसका क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था ना, तो कैंसिलेशन का ऑर्डर तो 5 जुलाई को आया था, ऑर्डर तो आया था 5 जुलाई को, लेकिन ऑर्डर में ये बोला गया था कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 1 जून से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी बैक डेट से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। ऑर्डर आया 5 जुलाई को, लेकिन ऑर्डर में लिखा है कि 1 जून से ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। तो ऐसे केस में कहते हैं, ऐसे में एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इज अलाउड टू बी फाइल्ड। अब ऐसे केस में अगर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो तभी कर पाओगे जबकि ऑल रिटर्न्स रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। क्या कह रहा है ये कहता है कि ऐसे केस में आपको इस पूरे पीरियड की रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कब से कब तक,
वही वाली पीरियड आ गया। कैंसिलेशन की जो इफेक्टिव डेट है वहां से लेके रिवोकेशन। समझ गए आप? मतलब नॉर्मल बात है, इसमें हमें कुछ अलग नहीं बताया गया। अरे भाई ये जो पैराग्राफ है ना, ये हमें बस यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि देखो, अगर आपका कैंसिलेशन कोई बैक डेट से हुआ है तो ऐसे में भी आपको सेम रूल फॉलो करना है। रिवोकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो आने के पहले ये देख लेना कि भाई कैंसिलेशन के पहले की सारी रिटर्न मैंने भर दी या नहीं भर दी, पेमेंट्स कर दिए या नहीं कर दिए। मान लो आपने सब कर दिया, तो अब आप आराम से रिवोकेशन के लिए अप्लाई करो। मान लेते हैं रिवोकेशन का ऑर्डर भी पास हो गया, 31 जुलाई को ऑर्डर पास हो गया, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको एक और नया काम ये करना है कि कैंसिलेशन की डेट से लेकर यानी 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक की सारी रिटर्न भी भरनी होगी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो वही तो बात बोल रहा है, सेम बात ही तो बोल रहा है, इसमें नई बात क्या है? वही बात बोली है। समझ गए? तो बस यही बात यहाँ पर है, और इसी के साथ में हमारा ये पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 30 भी यहाँ पे हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, तो बस अभी हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।